बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। अध्याय 3। एक हल्के बटुए के साथ इलाज। बेबीलोन की गरिमा बरकरार है। युगों बाद भी सबसे बेहतरीन खजानों में से भरे एक अत्यंत समृद्ध शहर के रूप में उसकी प्रतिष्ठा आज भी वैसी ही है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। बेबीलोन की समृद्धि इसके लोगों की बुद्धिमानी का परिणाम थी। उन्हें पहले यह सीखना पड़ा कि अमीर कैसे बना जाता है। जब भला राजा सारगन अपने शत्रुओं एलामाइट को हराकर बेबीलोन लौटा तो उसके सामने एक गहन चुनौती थी। शाही चांसलर ने कुछ इस तरह इस समस्या को बताया। हमारे लोगों के पास कई सालों तक समृद्धि रही क्योंकि महाराज ने सिंचाई के लिए बड़े नहर और देवताओं के लिए बड़े मंदिर बनाए। लेकिन इन कामों को पूरा हो जाने के बाद लोगों के पास जीवन यापन का कोई जरिया नहीं बचा। मजदूरों के पास रोजगार नहीं, व्यापारियों के पास ग्राहकों की कमी है, किसान अपना सामान नहीं बेच पाते और लोगों के पास भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त स्वर्ण नहीं है। लेकिन इन कामों पर खर्च किए जाने वाला स्वर्ण कहाँ गए? राजा ने पूछा। मुझे डर है कि, चांसलर ने कहा, यह शहर के कुछ सबसे अमीर लोगों की गिरफ्त में चला गया है। यह हमारे लोगों की उंगलियों से ऐसे फिसला जैसे बकरी का दूध बर्तन छलनी से फिसलता है। अब चूंकि स्वर्ण की धारा लगभग बंद हो चली है, हमारे अधिकतर लोगों के पास आमदनी के लिए कुछ भी नहीं बचा। राजा कुछ देर तक सोचता रहा, तब उससे पूछा, कुछ लोगों ने इतना सारा सोना कैसे हथिया लिया? क्योंकि उन्हें इसका तरीका पता है, चांसलर ने कहा। आप एक इंसान की सफलता के लिए आलोचना नहीं कर सकते क्योंकि उसे सफल होने का तरीका मालूम है। ना ही आप किसी इंसान से वह छीन सकते हैं जो उसने अच्छे तरीके से कमाया है, ताकि कमज़ोर इंसान को ना दिया जा सके। लेकिन राजा ने जानना चाहा, क्यों नहीं सारे लोग स्वर्ण कमाने और समृद्ध बनने का तरीका सीख सकते? संभव है महाराज, लेकिन उन्हें कौन सिखाएगा? पुजारी तो सिखा नहीं सकते क्योंकि वे खुद पैसा कमाने का तरीका नहीं जानते। हमारे शहर में अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका कौन जानता है, चांसलर? राजा ने पूछा। आपके सवाल का जवाब इसी में छुपा है महाराज। बेबीलोन में सबसे ज़्यादा संपत्ति किसने अर्जित की है? सही कहा मेरे समक्ष, चांसलर। वह अर्कद है, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। उसे कल मेरे पास लाओ। अगले दिन राजा के आदेश अनुसार अर्कद को सामने लाया गया, जो अपनी उम्र के बावजूद स्वस्थ और जीवंत दिखता था। अर्कद, राजा ने पूछा, क्या ये सही है कि तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो? ऐसा कहा जाता है महाराज, और कोई इंसान इस पर आपत्ति नहीं करता। तुम इतने अमीर कैसे हो गए? इस शहर ने जो अवसर सबको दिए उनका लाभ उठाकर तुमने शून्य से शुरुआत की थी। सिर्फ अमीर बनने की गहरी इच्छा थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अर्कद, राजा बोलता गया, हमारा शहर बहुत ही बुरी अवस्था में है क्योंकि कुछ ही लोग धन कमाना जानते हैं और उन्होंने इसे अपने एकाधिकार में कर लिया है, जबकि जनता ये नहीं जानती कि कमाए गए स्वर्ण का एक हिस्सा अपने पास कैसे रखा जाए। ये मेरी इच्छा है कि बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बने, इसलिए यह कई अमीर लोगों का शहर होना चाहिए। इसलिए हमें सभी लोगों को यह सिखाना चाहिए कि संपत्ति कैसे बनाई जाए। अर्कद, मुझे बताओ कि क्या पैसे कमाने का कोई रहस्य है? क्या ये सिखाया जा सकता है? यह व्यवहारिक है महाराज। जो एक इंसान जानता है वह दूसरों को भी सिखाया जा सकता है। राजा की आंखें चमक उठी। अर्कद, तुमने वह कहा जो मैं सुनना चाहता था। क्या तुम इस महान काम के में मेरा साथ दोगे? क्या तुम अपना ज्ञान कुछ शिक्षकों को सिखाओगे जो इसे दूसरों को सिखाएंगे, जब तक मेरे राज्य का हर इंसान इसे ना सीख जाए?
अर्कद ने झुककर सलाम किया और कहा, मैं आपका सामान्य नौकर हूँ। जो भी ज्ञान मुझे है वह मैं खुशी खुशी राजा की प्रतिष्ठा के लिए लोगों को दूंगा। कृपया आप अपने चांसलर से कहें कि वह 100 लोगों की कक्षा बनाए, जिसमें वे 7 इलाज सिखाऊंगा जिन्होंने मेरे बटुए को भारी किया, ताकि बेबीलोन में एक भी बटुआ खाली ना रहे। 15 दिन बाद राजा की आज्ञा के अनुसार चुने हुए 100 लोग टेम्पल ऑफ लर्निंग में जमा हुए। एक आधे वृत्त में रंगीन गेलों में बैठ गए। अर्कद एक छोटे से टेबल पर बैठा, जिससे एक पवित्र लैंप से एक अजीब खुशबूदार धुआं निकल रहा था। बेबीलोन के इस सबसे अमीर इंसान को देखो। अर्कद के उठने पर एक छात्र ने अपने पड़ोसी को फुसफुसा कर कहा, वह भी हमारी तरह इंसान है। हमारे राजा के एक आज्ञाकारी सेवक होने के नाते अर्कद ने कहना शुरू किया, मैं आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। चूँकि एक समय में एक ऐसा गरीब आदमी था जिसे स्वर्ण की बहुत इच्छा थी, और चूँकि मुझे वह ज्ञान मिला जिससे मैं स्वर्ण कमा सका, उसका कहना है कि मैंने अपना ज्ञान आपसे बांट सकूं। मैंने अपना भाग्य बहुत साधारण स्तर से बनाना शुरू किया। मेरे साथ ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी जो बेबीलोन के हर एक नागरिक के पास ना हो। मेरे खजाने का पहला गोदाम एक बटुआ था। मैं इसके खालीपन से हमेशा परेशान रहता था। मैं चाहता था कि ये गोल और भारी बने और इससे स्वर्ण की खनक सुनाई दे। इसलिए मैंने एक खाली बटुए का इलाज खोजना शुरू किया। मुझे 7 इलाज मिले। मेरे सामने खड़े आप सभी लोगों को मैं एक खाली बटुए के 7 इलाज बताऊंगा, जो स्वर्ण चाहने वाले सभी लोगों के लिए सहायक सिद्ध होंगे। 7 दिनों तक हर दिन मैं आपको वे 7 इलाज बताऊंगा। जो ज्ञान देना मैं चाहता हूँ उसे ध्यान से सुनें, मेरे साथ बहस करें, इन पाठों को अच्छी तरह सीखें ताकि आप अपने बटुए में संपत्ति के बीज डाल सकें। सबसे पहले आप सभी को अपना भाग्य बनाने की समझदारी से शुरुआत करनी चाहिए। तब आप सक्षम होंगे और तभी आप दूसरों को सिखा सकेंगे। आप सभी को वे सरल तरीके बताऊंगा जिनसे बटुआ भारी होता है। यह संपत्ति के मंदिर की ओर ले जाने वाला पहला कदम है, और कोई भी इंसान ऊपर नहीं जा सकता जब तक पहले कदम पर अच्छी तरह पैर ना जमा ले। पहला इलाज, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करें। अर्कद ने दूसरी पंक्ति में एक विचार मगन इंसान को पुकारा, मेरे दोस्त, तुम कौन सा काम करते हो? मैं, उस इंसान ने जवाब दिया, एक स्क्राइब हूँ और मिट्टी के टैबलेट पर रिकॉर्ड लिखता हूँ। मैंने भी यही काम करके पहले तांबे के सिक्के कमाए थे, इसीलिए तुम्हारे पास भी भाग्य बनाने का वही अवसर है। फिर उसने दूर बैठे एक लाल चेहरे वाले इंसान से कहा, आप बताएं कि आप अपनी रोटी कैसे कमाते हैं? मैं, उस आदमी ने कहा, एक कसाई हूँ। मैंने किसानों से बकरियाँ खरीद कर उन्हें मारता हूँ और उनका मांस गृहिणियों को और उनकी चमड़ी मोचियों को बेचता हूँ। चूँकि आप भी मेहनत करके कमाते हैं, आपके पास भी सफलता के वही मौके हैं जो मेरे पास थे। इस तरह से अर्कद ने जाना कि वहाँ बैठा हर इंसान कैसे पैसे कमाता है। जब उसके सवाल ख़त्म हो गए तो उसने कहा, मेरे बच्चों, आप सबने देखा कि कई व्यापार हैं जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं। कमाने का हर तरीका स्वर्ण की एक धारा है जिससे काम करने वाला एक हिस्सा अपने बटुए में रख सकता है। इसलिए आप सभी को बटुए के क्षमता के अनुसार सिक्कों की छोटी या बड़ी धारा बहती है। सच है ना? इस बात पर सभी ने सहमति जाहिर की। तब अर्कद ने कहा, अगर आप सभी संपत्ति बनाना चाहते हैं तो क्या ये समझदारी की बात नहीं होगी कि आप पास पैसों का जो स्रोत है उसका उपयोग किया जाए? तब इस पर सभी ने सहमति जाहिर की। तब अर्कद ने एक विनम्र आदमी
की ओर मुड़ा, जो अंडों का व्यापारी था। अगर आप अपने बास्केट में रोज़ सुबह 10 अंडे डालें और शाम को 9 अंडे निकालें तो क्या होगा? कुछ समय बाद वह भर जाएगा। क्यों? क्योंकि हर दिन मैं जितने अंडे निकालता हूँ उससे एक अंडा ज़्यादा डालता हूँ। अर्कद क्लास की ओर मुस्कुराए मुड़े। क्या किसी आदमी का बटुआ हल्का है? वे पहले असमंजस दिखे, फिर वे मुस्कुराए। अंत में उन्होंने हंसते हुए अपने बटुए की ओर इशारा किया। ठीक है, वह बोलता गया, अगर मैं आप सभी के हल्के बटुए का पहला इलाज बताऊंगा, वही करें जो मैंने अंडे के व्यापारी से कहा। अपने बटुए में जब भी 10 सिक्के डालें तो सिर्फ 9 सिक्के निकालें। आपका बटुआ भारी होना शुरू होगा, इसका भार बढ़ता जाएगा, आपके हाथों को अच्छा महसूस कराएगा और आपकी आत्मा को शांति देगा। जो मैं कह रहा हूँ उसकी सरलता के कारण उसे अनदेखा ना करें। मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा कि मैंने संपत्ति कैसे बनाई। यह मेरी शुरुआत थी। मेरा भी बटुआ हल्का था और मैं इसे गाली देता था क्योंकि मेरे पास अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कोई तरीका नहीं था। लेकिन जब मैंने अपने बटुए में सिर्फ 10 का 9वां हिस्सा निकालने लगा तो ये भरने लगा। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। जब मैं एक अजीब सा सच बताऊंगा जिस कारण मैं नहीं जानता। जब मैं अपनी आमदनी का सिर्फ 90% खर्च करने लगा, मेरा उतने में अच्छे से काम चलने लगा। मेरे पास पहले से कमी नहीं थी, साथ ही मेरे पास सिक्के और आसानी से आने लगे। निश्चित ही यह देवताओं का नियम है कि जिसने सारा पैसा खर्च ना करके एक हिस्सा अपने पास बचाया है, उसके पास स्वर्ण आसानी से आता है। ठीक उसी तरह एक खाली बटुए में सोना आने से कतराता है। आप में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा इच्छा है? क्या आप हर रोज़ किसी आभूषण, किसी सुंदर चीज़, बेहतर चीज़ें, ज़्यादा भोजन में चीज़ों में खर्च करना चाहते हैं जो तुरंत चली जाती हैं और भूल जाती हैं, या फिर अच्छी जायदाद, स्वर्ण, ज़मीन, मवेशी, सामान और आमदनी लाने वाले निवेश चाहते हैं? बटुए से निकलने वाले सिक्के पहली चीज़ लाते हैं। जिन सिक्कों को आप बटुए में छोड़ देते हैं वह दूसरी चीज़ लाते हैं। मेरे छात्रों, यह हल्के बटुए का पहला इलाज है जो मैंने खोजा। बटुए में अगर 10 सिक्के डालें तो सिर्फ 9 खर्च करें। इस पर आपस में बहस करें। अगर किसी आदमी को यह गलत लगता है तो मुझे कल बताएं जब हम मिलेंगे। दूसरा इलाज, अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। मेरे कुछ छात्रों ने मुझसे यह पूछा कि एक आदमी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा कैसे बचा सकता है जब उसके खर्च के लिए सारी कमाई पूरी नहीं पड़ रही हो। इसीलिए अर्कद ने अपने छात्रों के से दूसरे दिन बात शुरू की। कल कितने लोगों ने हल्का बटुआ साथ रखा? हम सभी ने, क्लास ने जवाब दिया। तब भी सारे लोग एक जैसा नहीं कमाते। कुछ लोग बाकियों से ज़्यादा कमाते हैं, कुछ के परिवार ज़्यादा बड़े हैं, तब भी सारे बटुए बराबर हल्के हैं। अब मैं आपको लोगों के बारे में एक अजीब सा सच बताऊंगा। वह ये है, हमारे ज़रूरी खर्चे हमारी कमाई के साथ बढ़ते जाएंगे अगर हम इन्हें रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। ज़रूरी खर्चों को अपनी इच्छाओं से ना मिलाएं। आप सभी के पास अपने परिवारों के साथ आमदनी से ज़्यादा इच्छाएं हैं, इसीलिए आपकी कमाई उन इच्छाओं को पूरी करने में हमेशा खर्च होती रहेगी। तब भी आपकी कई इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी। सभी इंसान क्षमता से ज़्यादा इच्छाओं से भरे हुए हैं। मैं अपनी संपत्ति के कारण अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सजता हूँ। यह गलत सोच है। मेरे समय की सीमा है, मेरी क्षमता की सीमा है। मैं जितनी दूरी तय कर सकता हूँ इसकी सीमा है। जितना मैं खा सकता हूँ
उसकी सीमा है। मैं जितना आनंद उठा सकता हूँ उसकी सीमा है। मैं आपसे कहता हूँ कि खेतों में फूस तभी उगती है जब उनकी जड़ों के लिए किसान ज़मीन छोड़ते हैं। ठीक उसी तरह इच्छाएं तभी पैदा होती हैं जब उनके पूरे होने की आशा हो। आपकी इच्छाएं कई हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही पूरी हो सकती हैं। आपके रहने के तरीकों को अच्छी तरह से देखें। आपको कई ऐसे खर्च मिलेंगे जिन्हें कम किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि खर्च किए हर सिक्के का आपको 100% लाभ मिले। इसीलिए अपने टैबलेट पर हर उस चीज़ का नाम लिखें जिस पर आप खर्च करना चाहते हैं। केवल उन्हीं को चुनें जो ज़्यादा ज़रूरी हैं और उनको आप अपनी आमदनी के 90% में खरीद सकते हैं। बाकियों को काट दें और उन्हें उन इच्छाओं में रखें जिनको पूरा करने का ज़रूरत नहीं है, जिन पर पछतावा नहीं होना चाहिए। और फिर अपने ज़रूरी खर्चों का बजट बनाएं। उस 10वें हिस्से को ना छुएं जो आपके बटुए को भारी बना रहे हैं। अपने बजट के साथ काम करते रहें और अपनी मदद के लिए बदलाव करते रहें। अपने भारी बटुए को बचाने के लिए इससे पहला सहायक बना लें। तब लाल और स्वर्ण के रंग का चोगा पहने हुए एक छात्र खड़ा हुआ और बोला, मैं स्वतंत्र आदमी हूँ। मेरा विश्वास है कि ज़िंदगी की अच्छी चीज़ों का आनंद उठाने का मेरा अधिकार है। इसीलिए मैं उस बजट की गुलामी का विरोध करता हूँ जो यह बताता है कि मुझे कहाँ और कितना खर्च करना चाहिए। मुझे लगता है कि यह मेरा आनंद छीन लेगा और मुझे बोझ ढोने वाला गधा बना डालेगा। इस पर अरकद ने जवाब दिया, मेरे दोस्त, तब कौन आपका बजट बनाएगा? मैं इसे खुद बनाऊंगा, विरोधी इंसान ने कहा। तब इस मामले में क्या गधा अपने बोझ में आभूषण और सोने की प्लेटें डालेगा? बिल्कुल नहीं। वह घास, अन्न और पानी डालेगा ताकि रेगिस्तान में सफ़र में काम आए। बजट का लक्ष्य आपके बटुए को मोटा करना है। इसका काम है आपकी ज़रूरतों को पूरा करना और जहाँ तक हो सके आपकी इच्छाओं को पूरा करना। इसका काम है आपकी गहरी इच्छाओं को आपकी हल्की इच्छाओं से अलग रखना। एक गुफा में रोशनी की तरह आपका बजट आपके बटुए के छेदों को दिखाता है और सही एवं ज़रूरी चीज़ों के लिए आपके खर्चों को नियंत्रण करता है। यह आपके बटुए का दूसरा इलाज है। अपने खर्चों का बजट बनाएं ताकि आपके पास ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा हो। अपनी आमदनी के 90% हिस्से से आनंद उठाने और ज़रूरी इच्छाओं को पूरा करने की गुंजाइश हो। तीसरा इलाज, अपने स्वर्ण को बढ़ाएं। देखिए, आपका बटुआ भारी होता जा रहा है। आपने अपने आप में इतना अनुशासन डाल लिया है कि आप अपनी कमाई के 10वें हिस्से को बचा सकें। आपने अपने खर्चों को नियंत्रण कर लिया है ताकि आपका खजाना बढ़ता जाए। अब हम आपको बताएंगे कि अपने खजाने को कैसे काम पर लगाया जाए ताकि वह बढ़ता रहे। बटुए में रखा स्वर्ण दिल को खुश करता है और कंजूस को खुशी देता है, पर कुछ कमाता नहीं। जो स्वर्ण हम अपनी कमाई से बचाते हैं वह तो सिर्फ शुरुआत है। इसकी कमाई से ही आप संपत्ति खड़ी करेंगे। अरकद ने ये बात तीसरे दिन क्लास को कही। फिर हम कैसे अपने स्वर्ण को काम पर डाल सकते हैं? मेरा पहला निवेश दुर्भाग्यशाली था, मैंने उसे खो दिया। मेरा पहला लाभदायक निवेश एक कर्ज था जो मैंने शील्ड बनाने वाले अगर को दिया था। हर साल वह भारी मात्रा में तांबा समुद्र के पार से खरीदता था ताकि व्यापार में डाल सके। व्यापारियों को देने के लिए पर्याप्त पैसों के अभाव में वह उनसे उधार लेता था। जिनके पास अतिरिक्त सिक्के हों, वह सम्माननीय इंसान था।
वह उधार चुकाता था, साथ ही अच्छा किराया देता था। जब उसके शील्ड बिक जाते थे, जब भी मैंने उसे उधार दिया, मैंने किराए के पैसे उसे उधार में दे दिए। इसीलिए ना सिर्फ मेरी पूंजी बढ़ी बल्कि मेरी कमाई भी बढ़ती गई। सबसे ज़्यादा खुशी होती थी जब ये कमाई मेरे बटुए में आती थी। मेरे छात्रों, मैं कह रहा हूँ कि इंसान की संपत्ति उसके बटुए के सिक्कों में नहीं है, वे उस आमदनी में है जो उसने बनाई है। स्वर्ण की उस धारा में है जो उसके पर्स में आती है और उसे भारी बनाती जाती है। यही हर इंसान चाहता है। यही वह चीज़ है जिसे हर इंसान चाहता है। एक आमदनी जो आती जाती है, भले आप काम करें या ना करें। मैंने बड़ी आमदनी बनाई है, इतनी बड़ी कि मैं एक बहुत अमीर आदमी कहलाता हूँ। इस अनुभव के लाभ उठाकर मैंने अपने उधार और निवेशों को बढ़ाया है। जैसे जैसे मेरी पूंजी बढ़ती गई, शुरुआत के कुछ स्रोतों से और बाद के ढेर सारे स्रोत से, मेरे बटुए में स्वर्ण की एक धारा आती गई जो मेरे अच्छे इस्तेमालों के लिए उपलब्ध थी। देखिए, अपनी साधारण कमाई से मैंने स्वर्ण के गुलामों की फ़ौज तैयार कर ली, जो मेहनत करके मेरे लिए और भी स्वर्ण कमा रहे थे। जैसे जैसे वे मेहनत करते गए, उनके बच्चे भी मेहनत करने लगे और उनके बच्चे भी मेहनत करने लगे, जब तक मेरी आमदनी काफ़ी बड़ी नहीं हो गई। इस आमदनी से स्वर्ण तेज़ी से बढ़ता गया, जैसा आप इस उदाहरण में देखेंगे। एक किसान जब उसका पहला बच्चा पैदा हुआ, चांदी के 3 सिक्के लेकर सूदखोर के पास गया और उसे किराए पर रखने को कहा। जब उसका बच्चा 20 साल का ना हो जाए, यह काम सूदखोर ने किया और उसने कहा कि हर 4 साल का किराया इसका चौथाई मूल्य होगा। किसान ने कहा कि चूंकि ये पैसा उसने अपने बच्चे के लिए छोड़ा था, इसलिए किराए को मूल की रकम में जोड़ दिया जाए। जब वह लड़का 20 साल का हो गया, किसान वापस सूदखोर के पास चांदी के बारे में पूछने गया। सूदखोर ने बताया कि चूंकि उसका पैसा चक्रवृद्धि ब्याज से बड़ा था, इसलिए चांदी के वे 10 सिक्के 31.5 सिक्के में बदल गए। किसान काफ़ी खुश हुआ और चूंकि बेटे को सिक्कों की ज़रूरत नहीं थी, वे उसे सूदखोर के पास छोड़कर चला गया। जब बेटा 50 साल का हो गया, उसका पिता चल बसा। सूदखोर ने उसे 167 सिक्के वापस दिए। इस तरह से वे निवेश किराए के कारण 17 गुना बड़ा हो गया। इसलिए यह एक हल्के बटुए का तीसरा इलाज है। हर सिक्के को काम पर लगाएं ताकि खेतों की फसल की तरह वे आप तक आमदनी लाए, संपत्ति की एक धारा पैदा करें जो आपके बटुए तक आए। चौथा इलाज, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। दुर्भाग्य एक चमकते निशान को पसंद करता है। इंसान के बटुए के स्वर्ण की रक्षा पूरी ताकत से होनी चाहिए, नहीं तो यह खो जाएगा। इसीलिए यह ज़रूरी है कि आप पहले छोटी मात्रा की रक्षा करना सीखें ताकि देवता आपको बड़ी मात्रा दे सके। इस तरह अरकद ने चौथे दिन क्लास को अपनी बात बताई। स्वर्ण का हर एक मालिक कई बार उन अवसरों की ओर ललचा जाता है जिनसे लगता है कि वह कुछ प्रोजेक्ट में पैसा लगाकर ढेर सारा धन कमा सकता है। अक्सर दोस्त और रिश्तेदार ऐसे निवेशों में जा रहे होते हैं और उसे भी उकसाते हैं। निवेश का पहला सिद्धांत है कि मूलधन की रक्षा हो। क्या बड़े कमाई की ओर आकर्षित होना सही है जब मूलधन ही खो जाए? मुझे नहीं लगता। इस खतरे पर की सज़ा बड़ा नुकसान है। ध्यान से पढ़ें। अपने खजाने को देने से पहले हर उस चीज़ को जो कहे कि इसे वापस पाया जा सकता है। जल्द ही पैसा बनाने के अपने रूमानी ख्यालों से सावधान रहें,
किसी को भी उधार देने से पहले यह देख लें कि वह इंसान इसे लौटा सकता है या नहीं, ताकि आप उसे अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे उधार उपहार में ना दे डालें। यह किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से पहले यह देख लें कि उनमें क्या क्या खतरे हैं। मेरा पहला निवेश एक दुखदाई घटना साबित हुआ। मैंने 1 साल की बचत अजमूर नाम के ईंट बनाने वाले को दे दिया, जो समुद्र की यात्रा कर रहा था और उसने फोनीशियन के आभूषण लाने का वादा किया। वे इन्हें लौट लौट कर बेचता और हम इसके लाभ को बांट लेते। फोनीशियन धोखेबाज थे और उन्होंने उसे शीशे बेच डाले। मेरा खजाना खो गया। आज मेरा प्रशिक्षण मुझे बताता है कि ईंट बनाने वाले को आभूषण बेचना कितनी बड़ी गलती है। इसीलिए मैं अपने अनुभव से आए ज्ञान से सलाह देता हूँ। आपने खजाने को निवेश में बर्बाद होने के मामले में अपनी बुद्धिमानी पर ज़्यादा विश्वास ना रखें। बेहतर होगा कि पैसे से लाभ कमाने वाले से संपर्क करें। इस तरह की सलाह मुफ्त में मिल जाती है और इसकी कीमत निवेश में लगाए गए सोने के बराबर होती है। सच में इसका मूल्य नुकसान से बचाने में इतना ज़्यादा है कि तो यह बटुए का तीसरा इलाज है और इसका काफ़ी महत्व है, क्योंकि ये बटुए को एक बार भरने के बाद खाली होने से बचाता है। अपने निवेश की रक्षा करने के लिए वहाँ पैसे लगाएं जहाँ मूलधन सुरक्षित हो और इसे ज़रूरत पड़ने पर निकाला जा सके और इससे आप अच्छा किराया निकाल सकें। समझदार लोगों से संपर्क करें। स्वर्ण के लाभ कमाने वालों से सलाह लें। उनके ज्ञान का इस्तेमाल करें और अपने खजाने को सुरक्षित निवेशों से बचाने में करें। पांचवा इलाज, अपने आवास को लाभदायक निवेशों में बदलें। अगर एक इंसान अपनी आमदनी का 90% ज़िंदगी जीने और आनंद उठाने के लिए रखे और अगर इस पैसे का कोई हिस्सा बिना परेशानी के लाभदायक निवेश में डाला जा सके तो उसके खजाने तेजी से बढ़ेंगे। ऐसा अरकद ने 5वें पाठ में क्लास को कहा। बेबीलोन के कई लोग अपने परिवारों को गलत आवासों में रखते हैं। वे अपने मकान मालिकों को उन कमरों के लिए किराया देते हैं जहां उनकी पत्नियां अच्छे से रह नहीं पाती और जहां उनके बच्चे गंदी नालियों के अलावा कहीं खेल नहीं पाते। किसी भी इंसान का परिवार जीवन का आनंद नहीं उठा सकता अगर बच्चों को साफ धरती पर खेलने की जगह ना मिले और उनकी पत्नियां परिवार के लिए कुछ अच्छा नहीं उगा सकें। एक इंसान के दिल को खुशी मिलती है जब वह अपने पेड़ों के फल खाता है और अपने अंगूर के बगीचों की शराब पीता है। अपनी जगह का होना, गर्व के साथ उसकी देखभाल करना, यह उसके दिल में विश्वास लाता है और काम करने में ऊर्जा लाता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि हर इंसान को अपनी छत का मालिक होना चाहिए। हर एक अच्छी नीयत वाला इंसान अपने घर का मालिक बन सकता है। क्या हमारे महान राजा ने बेबीलोन की दीवारें नहीं फैलाई ताकि उनके अंदर काफ़ी ज़मीन खाली पड़ी है जिसे अच्छी कीमत पर ख़रीदा जा सकता है। मेरे छात्रों, मैं भी यही कहता हूँ कि उधार देने वाले उन लोगों की इच्छाओं की इज्जत करते हैं जो अपनी परिवारों के लिए घर और ज़मीन चाहते हैं। आप ईंट बनाने वाले और घर बनाने वालों को भुगतान करने के लिए पैसे कर्ज पर ले सकते हैं अगर आप यह दिखा सकें कि आपने इस काम के लिए खुद भी अपनी तरफ से अच्छे पैसे लगाए हैं। तब जब घर बन चुका हो, आप उधार देने वाले को उसी तरह से पैसे दे सकते हैं जैसे आप अपने मालिक को दे रहे थे। चूँकि हर भुगतान आपके उधार के पैसे को कम करेगा। कुछ सालों में आपका उधार चुकता हो जाएगा। तब आपके दिल को खुशी होगी जब आपके पास अपनी संपत्ति होगी और आपको सिर्फ राजा का टैक्स चुकाना होगा। साथ ही जब भी आपकी पत्नी नदी में कपड़े धोने जाए तो लौटते समय वह उगती चीज़ों पर डालने के लिए अच्छा खासा पानी लेते आएगी। इस तरह
अपने मकान वाले को तरह तरह के आशीर्वाद मिलते हैं और इससे उसके रहने का खर्च कम होगा और वह अपने पैसे का इस्तेमाल अपने आनंद और इच्छाओं की पूर्ति में लगा सकेगा। इसीलिए यह हल्के बटुए का तीसरा इलाज है, आपका अपना मकान हो। छठा इलाज, भविष्य की आमदनी निश्चित करें। हर इंसान का जीवन बचपन से बुढ़ापे तक बढ़ता है। यह जीवन का मार्ग और कोई भी इंसान इससे अलग नहीं हो सकता अगर उसे भगवान समय से पहले ना बुला ले। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक इंसान को आने वाले दिनों के लिए आमदनी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए जब वह युवा ना रहे और अपने परिवार की देखभाल के लिए भी जब वह उनके साथ ना रहे। यह पाठ आपकी तब सहायता करेगा जब आप कमाने के कम लायक बचे हों। अर्कद ने छठे दिन अपनी क्लास को संबोधित किया। वह इंसान जिसने संपत्तियों के नियमों की समझ के कारण एक बढ़ती आमदनी विकसित कर ली हो, उसे भविष्य के दिनों के बारे में भी सोचना चाहिए। उसे कुछ ऐसे निवेश कर लेने चाहिए जिनसे उसे आने वाले सालों में सुरक्षा मिलती रहे और वे तब भी उपलब्ध हो जब उसके द्वारा अनुमान किया हुआ समय आ जाए। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे एक आदमी अपने भविष्य की सुरक्षा प्रदान कर सकता है। वह एक छुपाने वाली जगह में खजाना गाड़ सकता है, लेकिन वह कितनी ही समझदारी से क्यों ना खजाना छुपा ले, ये चोरों से नहीं बच सकता। इसीलिए मैं इस प्लान की अनुशंसा नहीं करता। एक इंसान इस लक्ष्य को पाने के लिए घर और ज़मीन खरीद सकता है अगर वह इनकी भविष्य में उपयोगिता और कीमत पर ध्यान दे तो उनकी कीमत हमेशा बनी रहेगी और उनसे आने होने वाली आमदनी और बिक्री से उसका काम हो जाएगा। एक इंसान किसी कर्जदाता को थोड़े पैसे दे सकता है और इसे समान अंतराल पर बढ़ा सकता है। इस पैसे से आने वाले किराए से यह बढ़ता जाएगा। मैं अनसन नाम के एक मोची को जानता हूँ जिसने मुझे बताया कि 8 साल तक हर सप्ताह वह चांदी के 2 सिक्के एक कर्जदाता के पास जमा करता था। कर्जदाता ने उसे जो पैसे लौटाए उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। हर 4 साल में कीमत का 1/4 हिस्सा बढ़ने की दर से उसकी जमा राशि बढ़कर 1040 चांदी के सिक्कों में बदल गई। मैंने उसे अपने अंकों का ज्ञान दिखाते हुए बताया कि अगर वह 12 साल तक और रुकता और हर सप्ताह 2 सिक्के जमा करता रहता तो कर्जदाता उसे 4000 सिक्के लौटाता, जो उसकी ज़िंदगी भर के लिए काम आते। निश्चित ही जब नियम के साथ इतनी छोटी जमा राशि इतना लाभ दे सकती है तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो बुढ़ापे के लिए और अपने परिवार के लिए एक खजाना ना बनाकर रखना चाहे, भले ही उसका बिजनेस और निवेश कितना ही समृद्ध क्यों ना हो। मैं इस बारे में और भी कहना चाहूँगा। मेरे दिमाग में ये विश्वास है कि किसी दिन बुद्धिमान लोग मृत्यु का बीमा कराएंगे। जब एक इंसान थोड़े पैसे नियमित रूप से जमा कराएगा और उसके मरने के बाद उसके परिवार को एक अच्छी राशि मिलेगी। मुझे लगता है कि इसकी काफ़ी ज़रूरत है और मैं इसकी अनुशंसा करता हूँ, लेकिन ये आज भी संभव है क्योंकि इसे किसी इंसान और उसके पार्टनर की ज़िंदगी के बाद भी काम करना होगा। इसे राजा की गद्दी तरह स्थायी होना होगा। किसी दिन मुझे लगता है कि ऐसी योजना बनाएगा और ये कई इंसानों को लाभ पहुंचाएगी क्योंकि एक छोटा सा पहला भुगतान भी उस इंसान की मृत्यु के बाद उसके परिवार के लिए सौभाग्य जैसा काम करेगा। लेकिन चूंकि हम आज में रहते हैं, आने वाले दिनों में नहीं, इसीलिए हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए मैं सारे व्यक्तियों को बताना चाहता हूँ कि वे अपने तरीके के अच्छे सोचें और समझे इस्तेमाल से अपने आने वाले दिनों के लिए बटुए को भारी करें, क्योंकि एक हल्के बटुए वाले इंसान की मृत्यु के बाद उसके परिवार के लिए घर संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
इसीलिए यह हल्के बटुए का छठा इलाज है। अपने बुढ़ापे और परिवार की सुरक्षा के लिए अभी से इंतजाम करना शुरू कर दें। सातवां इलाज, अपनी कमाने की क्षमता को बढ़ाएं। मेरे छात्रों, आज मैं आप लोगों को हल्के बटुए का सबसे बड़ा इलाज बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपसे स्वर्ण के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि आपके बारे में बात करूंगा। आप सभी लोग जो तरह तरह के रंगों के चोगों में यहाँ बैठे हैं, मैं दिमाग में बसने वाली उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो आपकी सफलता के पक्ष और विपक्ष में काम करती हैं। इस तरह अरकद ने 7वें दिन अपनी क्लास को संबोधित किया। कुछ दिन पहले एक युवा आदमी कर्ज लेने आया। जब मैंने इसकी ज़रूरत के बारे में पूछा तो उसने शिकायत की कि उसकी कमाई उसके खर्चों के लिए काफ़ी नहीं है। उसके बाद मैंने उसे बताया कि ऐसे मामले में वह कर्जदाता के लिए अच्छा सौदा नहीं है, क्योंकि उसके पास कर्ज अदा करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। युवक, तुम्हें ज़रूरत है। मैंने उसे बताया कि तुम ज़्यादा पैसे कमाओ। तुम अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करते हो? मैं यही कर सकता हूँ, उसने जवाब दिया। पिछले कुछ दिनों में मैं अपने मालिक के पास वेतन बढ़ाने के लिए 2 बार जा चुका हूँ, पर कोई सफलता नहीं मिली। इससे ज़्यादा कोई आदमी नहीं जा सकता। हम उसके सीधेपन पर मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन उसके पास अपनी आमदनी बढ़ाने की कोई खास काबिलियत नहीं थी। उसके अंदर पैसे कमाने की गहरी इच्छा थी, एक मजबूत इच्छा। सफल होने के पहले इच्छा का होना ज़रूरी है। आपकी इच्छाएं मजबूत और स्पष्ट होनी चाहिए। सामान्य इच्छाएं कमज़ोर चाह होती हैं। अमीर होने की चाह रखने से कोई लाभ नहीं होता। सोने के 5 सिक्के के होने से इच्छा एक स्पष्ट इच्छा है जो पूरी हो सकती है। जब उसने 5 सोने के सिक्कों की इच्छा के पीछे लक्ष्य की प्रतिबद्धता को जोड़ लिया, तब वह इसी तरह से 10 सिक्के और फिर 20 सिक्के और फिर 1000 सिक्के पा सकता है और अमीर बन सकता है। इसी तरीके से संपत्ति अर्जित की जाती है, पहले छोटी राशि, फिर बड़ी राशि। जैसे जैसे इंसान सीखता है और काबिल होता है, इच्छाएं सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, वह अपना ही नुकसान कर बैठेगी। अगर संख्या में कोई इकाई होगी, आपस में जटिल होंगी और इंसान की काबिलियत के बाहर होंगी। जैसे इंसान मांगने की क्षमता में दक्ष होता जाता है, वैसे ही उसकी कमाने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। उन दिनों में जब मैं तांबे के कुछ सिक्कों के लिए स्क्राइब क्या मामूली काम कर रहा था, मैंने देखा कि कुछ लोग मुझसे ज़्यादा काम करते हैं और मुझसे ज़्यादा कमाते हैं। तब मैंने तय किया कि मैं सबसे ज़्यादा कमाऊंगा। बहुत जल्द मैंने जान गया कि उनकी सफलता का राज क्या है। काम में ज़्यादा अरुचि होने पर, काम पर ज़्यादा फोकस होने पर, ज़्यादा कोशिश में ज़्यादा लगन होने पर मैंने देखा कि मैं अधिकतर लोगों से ज़्यादा टैबलेट पर लिखने लगा। मेरी बढ़ती क्षमता पर मुझे पुरस्कार मिले और मुझे अपने मालिक के पास 6 बार जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। जितना ज़्यादा हम सीखते हैं, उतना ज़्यादा कमाते हैं। जो इंसान अपने काम को सीखने में ज़्यादा मेहनत करता है, उसे उतना ही पुरस्कार मिलता है। अगर वह कारीगर है तो उसे वह औजार सीखने चाहिए जिनसे वह ज़्यादा कुशल बन सके। अगर वह कानून या उपचार का काम करता है तो उसे उन लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटना चाहिए। अगर वह व्यापारी है, उसे बेहतर सामान कम दामों पर खरीदना चाहिए। हमेशा लोगों के काम बदलते और बेहतर होते हैं, क्योंकि तेज बुद्धि वाले लोग उनकी बेहतर सेवा करना चाहते हैं जिनसे उन्हें पैसे मिलते हैं। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूँ कि वे तरक्की की अगली कतार में खड़े हो और स्थिर ना रहें, क्योंकि तब वे पीछे छूट जाएंगे। अच्छे अनुभवों से कई चीज़ें आती हैं जो इंसान की ज़िंदगी को अमीर बनाती हैं। इस तरह कई चीज़ें एक इंसान को करनी चाहिए अगर वह खुद की इज़्ज़त करता है।
उसे अपने कर्ज को जल्द से जल्द अपनी क्षमता के अनुसार चुकाना चाहिए और वे चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए जो उसकी आमदनी से बाहर हों। उसे अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए ताकि वे उसके बारे में अच्छा सोचे और बोले। उसे अपनी वसीयत बनानी चाहिए ताकि ऊपर से बुलावा आने पर उसकी संपत्ति का ठीक बंटवारा हो सके। उसे उन लोगों के लिए करुणा होनी चाहिए जो घायल हैं और हादसे का शिकार हैं और उसे उन्हें सीमा में रहकर मदद करनी चाहिए। उसे अपने लोगों के लिए वे चीज़ें करनी चाहिए जो उचित हैं। इसीलिए हल्के बटुए का सातवां और आखिरी इलाज है कि वह अपनी क्षमता बढ़ाएं, ज़्यादा बुद्धिमान बने और अपने सम्मान के लायक काम करें। इस तरह वह आत्मविश्वास पा सकेगा जिससे वह अपनी इच्छाएं पूरी कर सकेगा। ये हल्के बटुए के 7 इलाज हैं जो मैंने अपने लंबे और सफल जीवन से आए अनुभव से सीखे हैं और मैं धन की इच्छा रखने वाले सभी लोगों में बांटना चाहता हूँ। मेरे छात्रों, बेबीलोन में आपके सपनों से ज़्यादा सोना है। यहाँ सबके लिए प्रचुर धन है। आगे बढ़ें और इन चीज़ों का अभ्यास करें ताकि आप प्रगति करें और समृद्ध बनें जो आपका अधिकार है। आगे बढ़ें और इन सिद्धांतों को महाराज के हर नागरिक को सिखाएं ताकि वह इस शहर की समृद्धि बढ़ाने में मदद कर सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।